Hello students. So today we will continue forward with our studies in power sharing. Okay, this is chapter 1 of civics. Today we will discuss why power sharing is desirable. मतलब power sharing क्यों हमें ज़्यादा desirable है, क्यों हम ज़्यादा prefer करें power sharing करने को. तो बेसिकली इसमें दो रीजंस हैं कि किसी भी देश में पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए. पहला रीज़न है, फर्स्टली पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, है ना. तो पावर शेयरिंग अच्छा इसलिए है क्योंकि जो अलग अलग सोशल ग्रुप होते हैं एक सोसाइटी में, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो है उठने से वो रोक सकता है पावर शेयरिंग, है ना. कॉन्फ्लिक्ट उठने नहीं देता है. अगर लोग पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो आपस में विवाद नहीं होते हैं लोगों के. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is good way to ensure the stability of political order, है ना. तो जब हमारे सोसाइटी में मान लीजिए अगर कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे अलग अलग समुदायों के बीच में, तो उससे क्या होगा, वायलेंस होगा और साथ ही में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी. हमारा देश जो है वो अस्थिर हो जाएगा. मान लीजिए अगर इंडिया में ही सपोज या किसी भी अन्य देश में, फॉर एग्जांपल श्रीलंका का अगर हम उदाहरण लें, तो हमने देखा लास्ट क्लास में कि कैसे श्रीलंकन तमिल्स और जो वहाँ के सिन्हलेज बुद्धिस्ट जो थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है और उसके कारण उनका देश किस प्रकार से अस्थिर हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. और उसके कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे सिविल वॉर होती है. एक प्रॉपर फंक्शनिंग वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं बन पाती है. रादर वहाँ पे एक टाइप का मिलिट्री गवर्नमेंट पार्शियल रूल कर रहे होते हैं क्योंकि देश में ही गृह युद्ध चल रहा होता है ना. इसीलिए पावर शेयरिंग जो है वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि पावर शेयरिंग करने से हमारे देश में अलग अलग समुदायों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े नहीं होंगे, है ना. और झगड़े नहीं होंगे तो देश जो है वो अस्थिर नहीं बल्कि स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न वाई पावर शेयरिंग शुड बी प्रमोटेड. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation, है ना. तो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं जो है वो उसको दूसरे लोगों के ऊपर भी फोर्स करें, ये शॉर्ट रन में, है ना, कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है हम लोगों को, लेकिन लॉन्ग रन में इससे क्या होता है कि देश की जो यूनिटी है, अखंडता है, उसमें वो कमज़ोर होते जाती है. tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. ठीक है, तो tyranny, मार्क दिस वर्ड, है ना. tyranny का बेसिकली अगर हम मतलब देखें तो होता है जनता पे जुल्म, है ना. कोई भी अगर पावरफुल गवर्नमेंट है तो वो ऐसे नियम बनाए जिससे जनता को ही नुकसान होते जाए, जनता के ऊपर हैवी टैक्सेस हो जाए. छोटे से बात के लिए अगर गवर्नमेंट के विरोध में कोई बोले तो उसको जेल हो जाए. तो दिस इज़ कॉल्ड टिरेनी. और टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी मतलब कि जब जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने नियमों को दूसरे लोगों के ऊपर क्रूरता से लागू करने लगे, तो सिर्फ माइनॉरिटी ही नहीं सफ़र करेगा, लेकिन लंबे समय में इसका प्रभाव जो है मेजॉरिटी के ऊपर भी दिखने लगता है, वो भी सफ़र करने लगते हैं. ठीक है, तो ये था पहला रीज़न कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ठीक है. सेकेंड रीज़न है, और ये एक डीपर रीज़न है, वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर ऑल डेमोक्रेसीज, है ना, कि पावर शेयरिंग क्यों ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है एक डेमोक्रेसी में. उसका एक गहरा मतलब भी है, एक गहरा कारण भी है. वो ये है कि पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना. डेमोक्रेसी, अगर हम अपने आप को डेमोक्रेसी समझते हैं तो डेमोक्रेसी की आत्मा हम मान सकते हैं पावर शेयरिंग होना. डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली क्या है कि रूल ऑफ द पीपल. तो अगर हम बोलते हैं रूल ऑफ द पीपल, तो पीपल में सारे कम्युनिटी के लोग भी तो पीपल हैं या ह्यूमन बींग्स ही हो, है ना. तो अगर सिर्फ एक पार्टी का ही रूल चले, देन इट कैन नॉट बी अ प्रॉपर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, राइट.
डेमोक्रेसी तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा, या प्रॉपर डेमोक्रेसी वो तभी हम उसको कह पाएंगे जब ऑल द पीपल आर स्टेक होल्डर इन द डेमोक्रेसी, है ना। सारे लोग जो है उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है देश को बचाने में, देश को चलाने में, ठीक है। तो इसीलिए पावर शेयरिंग जो है उसको हम कहते हैं कि वो एक डेमोक्रेसी की आत्मा है, एक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी माननी चाहिए हमें। A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक डेमोक्रेटिक रूल जो होता है उसमें पावर शेयरिंग जो है वो किसके साथ किया जाता है, बेसिकली उन लोगों के साथ किया जाता है जो वोट देते हैं, है ना, या जो सरकार बनाने में योगदान करते हैं अपना, या आइदर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, है ना, और रिप्रेजेंटेटिव्स को देने के लिए वो सारे लोग जो हैं जाके लाइन में लग के वोट दे के आते हैं। तो हम लोग सारे जो वोटर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के। स्टेक होल्डर जैसे आप समझिए कि हम लोग का भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत अच्छे से चले। जनरली स्टेक्स जो है वो उसको क्या कहते हैं, आप अगर कॉमर्स पढ़ेंगे बाद में तो हर कंपनी का स्टेक्स होता है ना, मतलब कि ओनरशिप होती है उसकी। तो जो भी स्टॉक्स जो जिसको हम कहते हैं, तो कंपनी अगर अच्छा करेगा या नहीं करेगा तो वो उसके सारे स्टॉक होल्डर्स जो भी हैं उसको प्रभावित करता है, राइट। अगर कंपनी बहुत अच्छा करेगा तो जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगी। अगर कंपनी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस देगा तो जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं उसको बहुत ख़राब उनको नुकसान ही होगा, राइट। तो उसी प्रकार से डेमोक्रेसी में हम सारे जो वोटर्स हैं वो एक प्रकार के स्टॉक होल्डर्स हैं, राइट, या स्टेक होल्डर्स हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि देश जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करे, यहाँ पे शांति हो और ज़्यादा लोगों के विकास या डेवलपमेंट करने के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा इजीली लोगों को मिल पाएँ। ये हम लोग का स्टेक है, हम लोग को ये चाहिए, राइट। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब सारे लोग जो हैं, सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो सेफ़ और सिक्योर फील करते हैं, और वो तभी हो पाता है जब पावर शेयरिंग हो रही हो। पीपल जो जनता है उनका अधिकार है कि जो सरकारें हैं वो उनसे कंसल्टेंसी करें, राइट। कोई भी अगर नया नियम कानून बनाना है तो जनता का राय लेना इसमें बहुत अनिवार्य है कि आप लोग जो हैं अगर हम ऐसा नियम बनाते हैं तो वो कैसा रहेगा, राइट। क्योंकि आखिर में जनता ही है जो वो नियमों का पालन करने वाली है, जनता ही है जिसके ऊपर वो सारे रूल्स लागू होंगे, और हम लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होंगे उन रूल्स के द्वारा। तो हम लोग का भी उसमें सारे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंसल्टेंसी करनी चाहिए कि हम लोग एग्री करते हैं ऐसे कानून से, ऐसे सिस्टम से, या नहीं करते हैं। इसको भी एक प्रकार का पावर शेयरिंग ही कहा जाता है, ठीक है। कि जो डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे किस प्रकार का पावर शेयरिंग हो रहा है, पावर शेयरिंग हो रहा है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का, राइट। अगर हम सोचें इसको तो जो प्राइम मिनिस्टर है अगर उसके पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में तो वो कोई भी कानून जो है वो पास कर सकता है, राइट। क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी है, वो जिसको बोलेगा अपने एमपीज को उसने कहना है कि आप लोग आइए और वोट करिए इस लॉ को पास करने में, राइट। और उन्हें, उस गवर्नमेंट को हम लोगों से, आम जनता से कोई भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है उस जो भी प्रधानमंत्री है या लीडर है उसके पास एब्सोल्यूट पावर है कि वो कोई भी निर्णय ले सके, ठीक है। और वो ये पावर जो है खुद ही एक्सरसाइज करते हैं और खुद ही निर्णय ले लेते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो जो भी लीडर हैं वो देश के, वो अगर मान लीजिए कोई नियम बनाना है तो उसको पहले जनता में सर्कुलेट कर दें, आइदर थ्रू मास मीडिया, कि आप लोग इसमें अपना ओपिनियन दीजिए, आपका क्या राय है, क्या इस प्रकार का कानून बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो सारे स्टेक होल्डर अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है। और जब सारे लोगों का उसमें व्यू पॉइंट रख दिया जाता है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे लिए बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं होगा, ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, तो ऑब्वियसली जो लॉ बन के आता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और यहाँ पे पावर शेयरिंग भी हो रही है, पावर शेयर किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। जो निर्णय वो खुद अकेले ले सकते थे उन्होंने सारे जनता के साथ वो निर्णय लेने का अधिकार शेयर किया। तो अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, ठीक है। तो एक लेजिटिमेट मतलब एक सच्ची, एक
प्रॉपर गवर्नमेंट वही होगी जहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो भी सारे मुख्य निर्णय में अपना पार्टिसिपेशन, अपना योगदान दे सकें, है ना, और सिस्टम को वो सिस्टम में अपना भागीदारी जो है वो निभाया जा सके उनके द्वारा भी। उसी को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। लेजिटिमेट जो वर्ड है इसका मतलब है कि जायस, है ना। हम जानते हैं एक इलेजिटिमेट सक्सेसर होता है, एक लेजिटिमेट सक्सेसर होता है, राइट, आप लोग सुने होंगे। तो जो सारे नियमों, मोरल और प्रिंसिपल के साथ जब कोई चीज़ की आपूर्ति करता है तो वो लेजिटिमेट सक्सेसर होता है या लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। तो जब सारे लोग जो हैं अपने इच्छा से जब किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं, पावर में लेके आते हैं, तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। जब कोई लीडर जो है वो बाय आइदर यूज ऑफ फोर्स, है ना, वो पावर को सीज कर ले तो वो इलेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक है, हमारे जो देश है वहाँ पे एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सेकेंड रीजन क्या हुआ कि पावर शेयरिंग इज गुड फॉर द नेशन बिकॉज इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी दैट पीपल शेयर देयर, दैट पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो ये सेकेंड रीजन है। पहला जो रीजन था उसको हम लोग प्रूडेंशियल कह सकते हैं, प्रूडेंशियल रीजन। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमानी, तो प्रूडेंशियल मतलब बुद्धिमानी से, बुद्धिमत्ता से भरा हुआ रीज़न है कि हम पावर शेयर करें, है ना। बुद्धिमानी है कि पावर शेयर होना चाहिए, वो बेहतर ऑप्शन है। सेकंड है मोरल, कि मोरली भी जो भी लीडर है एक डेमोक्रेसी में उसने पावर शेयर करना चाहिए बाकी लोगों के साथ, क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो ही देश होते हैं, राइट। वी रूल थ्रू आवर लीडर्स। सो वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस द पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम, मोरल रीजन एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहला जो रीज़न था जिसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन या समझदारी से भरा रीज़न, उसके जरिए बेटर आउटकम निकलते हैं किसी भी देश में। ठीक है, मतलब ज़्यादा बेहतर रिजल्ट निकलता है उसके कारण जब पावर शेयर होता है। और जो सेकेंड रीजन है जिसको हम मोरल रीजन कह सकते हैं, उसके जरिए क्या होता है कि वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है एक डेमोक्रेसी में, लोगों के मन में ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है उस प्रकार का डेमोक्रेसी, राइट। तो इस कारण से, इन दो रीजन्स के कारण पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल है। अभी देखते हैं हम लोग की फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, किस प्रकार से पावर जो है वो जनरली शेयर किया जाता है डेमोक्रेसीज में। ठीक है, तो पहले के समय में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जब भी, तो मैं हमेशा तुम लोगों को बताता हूँ कि मोनार्कीज होते थे ना, राइट, मोनार्क होते थे, तो राजा होते थे, वो एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था पुराने समय में। तो मोनार्कीज की क्या पहचान थी कि मोनार्की में जो रूलर होता था वो एब्सोल्यूट रूलर होता था। ठीक है, मतलब उसके पास सारे पावर्स होते थे। ठीक है, पावर अब मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए 5 से 2000 साल पहले एक राजा था, उसका नाम था XYZ राजा। ठीक है, तो उसने, अगर उसका फेवरेट कलर रेड था, ठीक है, तो वो चाहता था कि सारे लोग जो भी हैं प्रजा वो रेड कलर पहनना शुरू कर दें। ठीक है, तो उसने एक कानून बनाया कि कल से मेरे सारे जितने प्रजा है उसको लाल रंग के वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, उसके लिए वो अनिवार्य है, राइट। तो उससे क्या होगा, सारे लोगों को फोर्सफुली जो है वो रेड कलर का कपड़े पहनने पड़ेंगे, राइट। क्या कोई भी जो उस ज़माने में जो जनता थी उसके पास अधिकार होता कि वो जाके इस डिसीजन को चैलेंज कर पाता? नहीं कर पाता, क्योंकि जो राजा था वो जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों था। मतलब वो मेकर ऑफ लॉ भी था, कानून बनाता भी वही था, कानून का पालन करवाने वाला भी वही था। मतलब पुलिस जो थे वो उसके सेना थी, उसके सैनिक थे। ठीक है, थर्ड जो है वो जज भी वही था। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता कि चैलेंज करे इस लॉ को, है ना, हम लोग इस लॉ को चैलेंज करते हैं, तो चैलेंज कहाँ करता? जज के पास जाके करता। तो जज तो वो खुद ही था, तो ऑब्वियसली उसका बात नहीं सुना जाता, बल्कि उसको जेल में डाल देते, राइट।
ठीक है। और मान लीजिए ये हम आज का अपना देश देखते हैं, आप लोगों ने सब लोग जानते ही हैं कि देर आर 3 ऑर्गन्स इन आवर नेशन। ठीक है, तो कौन से 3 ऑर्गन्स हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, ये तीनों गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं। पहली बात मतलब कि गवर्नमेंट का जो पावर है वो इन तीनों ऑर्गन्स में वेस्टेड है। ठीक है, तो आज के समय में अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके पास 550 में से 520 सीट्स हैं और उसका इच्छा होता है कि सारे लोगों को रेड पैंट पहनना चाहिए, तो उसने रेड पैंट एक्ट बना दिया। ठीक है, तो रेड पैंट एक्ट बनाया तो सारे लोगों को पहनना पड़ेगा, राइट। लेकिन अब क्या है, क्योंकि हम लोगों ने पावर को सेपरेट कर दिया है, मतलब कि जुडिशरी का पावर जो है वो अलग है, जुडिशरी अलग से एग्जिस्ट करती है, एग्जीक्यूटिव जो है वो अलग से एग्जिस्ट करती है, और लेजिस्लेचर जो है वो अलग से एग्जिस्ट करती है। ये तीनों के पावर जो हैं ओवरलैप कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे से सेपरेट माने जाते हैं। ठीक है, तो अगर लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बनाया तो कोई भी जनता आज जा सकता है जुडिशरी में, बोलेंगे कि सर हमको रेड पैंट नहीं पहनना है क्योंकि हमारा फ्रीडम है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम लोग जो चाहे वो पहन सकते हैं। तो जुडिशरी देखेगा आप सही कह रहे हैं, राइट, और वो क्या करेगा कि उस लॉ को डिसक्वालीफाई या डिलीट कर देंगे, बोलेंगे कि ये लॉ इनवैलिड है। ठीक है, तो आपको लॉ वैसा उस लॉ का पालन नहीं करना पड़ेगा, राइट, आपको रेड पैंट नहीं पहनना पड़ेगा। सो सिमिलरली ये पावर शेयरिंग जो है ये एब्सोल्यूटिस्ट से पूरा ऑपोजिट है ना। जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जहाँ पे मोनार्कीज के पास सारे पावर होते थे, उसका पूरा ऑपोजिट है पावर शेयरिंग। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग के पास जो पावर हैं एक आदमी के पास कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग लेवल पे हम उसको डिवाइड कर दे रहे हैं बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है, तो ये आपका बेसिस है कि पावर शेयरिंग क्या होता है एक्चुअली में, और पावर शेयर हम लोग आज के समय में करते कैसे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो काफ़ी सारे फॉर्म्स ले सकते हैं। ठीक है, आपकी किताब में कुछ डिस्कस करने के लिए कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, 4 फॉर्म्स दिए हैं, राइट। तो 4 टाइप से हम लोग पावर शेयरिंग कर सकते हैं। पहला जो तरीका है हम लोग जानते हैं कि ऑर्गन्स के बीच में गवर्नमेंट के पावर डिवाइडेड हैं। लेजिस्लेचर जो है वो उसका काम है लॉ बनाना, ठीक है, और लॉ के ऊपर डिस्कशन और डिबेट करना। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का एक पावर है। सेकेंड हो गया अब एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूशन करना। जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा सारे जनता के ऊपर शासन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, कि सारी जनता उन कानूनों का, उन नियमों का पालन करे। ये पालन जो करवाने का काम है ये एग्जीक्यूटिव करवाता है, राइट। और जुडिशरी, जब भी कोई विवाद होती है तो विवाद सॉल्व करने का काम जुडिशरी का है। तो तीनों जो पावर जो पहले मोनार्की में एक ही व्यक्ति के हाथ में थे, अब वो 3 अलग अलग ऑर्गन्स के हाथ में हमने दे दिए हैं। तो इसको एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, ये सीधा सीधा डिवाइडेड है। और इससे क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं उनको सेम लेवल पे रख के वो अपने अलग अलग पावर्स का एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार का जो सेपरेशन है ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी जो एक ऑर्गन हो वो उसके पास अनलिमिटेड पावर ना हो। जैसे मोनार्की में जो किंग था, किंग इज अ ऑर्गन, आई मीन फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए, जैसे किंग है ना, ब्रिटेन में ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए वहाँ पे क्वीन का देहांत हो गया तो वो कहते हैं दैट क्वीन एलिजाबेथ हैड डाइड बट लॉन्ग लिव द क्वीन। तो क्वीन जो है वो एक ऑफिस है, दैट पर्सन माइट हैव डाइड बट दैट ऑफिस स्टिल एग्जिस्ट, दैट ऑफिस ऑफ किंग। ठीक है, तो वो किंग जो है उसके पास जब एब्सोल्यूट पावर था तो वो एब्सोल्यूट फोर्सफुली एक्शन लेता था, है ना। लेकिन जब हमने सेपरेट कर दिया तो एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है।
तो इससे क्या होता है कि बाकी ऑर्गन्स के जो पावर हैं वो चेक और बैलेंस में रहते हैं। ठीक है, अब लेजिस्लेचर अगर मान लीजिए पावरफुल है, वहाँ पे कोई मेजॉरिटी में है लेजिस्लेचर के पास, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, क्योंकि जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है सारे कानूनों को कि क्या वो जस्टिफाइबल लॉ है ये जो बनाया गया है या नहीं है। तो उसका पावर जो है यहाँ पे चेक किया जा रहा है जुडिशरी के द्वारा, लेजिस्लेचर का पावर। उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव का पावर जो है वो भी लेजिस्लेचर और जुडिशरी के द्वारा चेक किया जाता है। उसी प्रकार जुडिशरी का पावर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा चेक किया जाता है। ठीक है, आपको पता है जुडिशरी भी अगर लेजिस्लेचर चाहे तो स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा कोई भी अगर करप्ट जज है तो उसको रिमूव किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा। सो दीज आर वेरियस वेज ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, है ना। चेक और बैलेंस का ये एक सिस्टम है जहाँ पे तीनों ऑर्गन जो है वो पहला कि उनके पास कलेक्शन ऑफ पावर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा पावर एक ऑर्गन के पास ना कलेक्ट हो जाए, ये सुनिश्चित करता है। सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पे चेक और बैलेंस होता है किसी कारण कि कोई भी एक ऑर्गन जो है वो मिसयूज ऑफ पावर ना करे। ठीक है, तो इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के ये फायदे हैं और इसी कारण क्या होता है, बैलेंस ऑफ पावर होता है। सारे इंस्टीट्यूशन के बीच में एक बैलेंस बन जाता है पावर का। ठीक है, पिछले साल आप लोगों ने स्टडी किया था डेमोक्रेसी में कि जो मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं तो वो पार्लियामेंट के सामने उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जवाबदेही होती है। या अगर मान लीजिए राज्य सरकार है तो वो स्टेट असेंबलीज के सामने उनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार जो जज हैं वो भले ही एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हों। अच्छा, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट? इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जज को कौन नियुक्त करता है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता भले जज को है और वो लोग उनका चेक कर सकते हैं फंक्शनिंग का। और उसी प्रकार से जुडिशरी जो है वो भी चेक कर सकती है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दिस अरेंजमेंट ऑफ इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, है ना। तो अलग अलग लेवल्स में भी हम पावर शेयर करते हैं। हम देश में 3 लेवल्स हैं, आप जानते हैं, है ना। पहला एक यूनियन गवर्नमेंट है, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं और थर्ड होते हैं लोकल गवर्नमेंट्स, राइट। आप लोग सब जानते होंगे इसके बारे में। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश पे उसका रूल होता है, राइट। वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने पावर्स अपने स्टेट के बाउंड्रीज के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन जो है उनका, उसके अंदर पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो आपके मेयर हो गए, चेयरमैन हो गए, ये सब जो हम लोग इलेक्ट करते हैं ये लोकल गवर्नमेंट के हिस्से हैं। ठीक है, तो जनरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट होती है वो ये किताब में बस वही चीज़ है, वही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बोला, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सिस्टम है ये हर देश में, ऐसा नहीं है कि हर देश में इस प्रकार का सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे कोई प्रोविंस ही नहीं है, या मतलब कोई राज्य सरकार ही नहीं है, खाली एक ही यूनियन गवर्नमेंट है। तो जिससे छोटे कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, एक लेवल ही जो है वो सारे काम करने में सक्षम है। अब हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे हम लोग जो है वो एक ही गवर्नमेंट से फंक्शन नहीं कर सकते, है ना। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो वो एक गवर्नमेंट जो है वो नहीं समझ सकती, है ना। इसीलिए हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर है कि सेपरेशन ऑफ पावर इस प्रकार से किया जाए। थर्ड पावर शेयरिंग है, थर्ड मेथड ऑफ पावर शेयरिंग है दैट पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ भी पावर शेयरिंग
की जाती है, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप्स हो गए या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो गए। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे आपका बेल्जियम में था, जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे पावर शेयरिंग किया गया था। काफ़ी सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट है जिसके द्वारा जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन हैं, जो वुमेन्स जैसे वुमेन हो गई या पिछड़ा वर्ग हो गया, उनको उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। पिछले साल आपने भी ये पढ़ाई की है हमारे सिविक्स में कि जो रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं, है ना, जिसमें हम लोग या तो रिज़र्व कैटेगरी के जो लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, उनको उनके लिए ही वो सीट जो है रिज़र्व होता है, सिर्फ महिलाएं या रिज़र्व कैटेगरी के लोग ही उस जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट बनाया जाता है, ये इसलिए बनाया जाता है कि सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप हैं, डाइवर्स ग्रुप्स हैं, उनको भी सरकार और गवर्नमेंट में पार्ट लेने का मौका मिल पाए और वो सरकार से के प्रति विरोधाभास या एलिनेशन का फीलिंग ना आए उन लोगों में। ठीक है, और इसी मेथड के जरिए हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं उनको भी उनका हक का पावर शेयर करते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू फोर्थ सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movement control or influence those in power। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है वो हम लोग राजनीतिक दलों के द्वारा, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे एनजीओ हो गए आपके, है ना। काफ़ी सारे एनजीओज होते हैं जो जाके किसानों के बीच में काम कर रहे होते हैं, है ना। उनको वो सशक्तिकरण उनका कर रहे होते हैं, उनको उनके लिए ज़्यादा बेटर मार्केट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपको पता है हमारे जैसे जो पेंटिंग्स और क्राफ्ट मेकिंग होते थे हमारे देश में बहुत साल, हजारों साल पुराना जो टेक्निक्स थे, वैसे अभी भी काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ हैं जो उस प्रकार का क्राफ्ट मेकिंग कर रहे हैं। और तो काफ़ी सारे एनजीओज़ हैं जो जाते हैं उन लोगों के पास, है ना। उनका जो सामान बनाया हुआ होता है उसको वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाते हैं ताकि उनको ज़्यादा बेहतर पैसे मिल पाए अपने इस क्राफ्ट मेकिंग के, है ना। और इसके ज़रिए वो लोग क्या करते हैं कि वो अपना क्राफ्ट मेकिंग का जो प्रोफेशन है, जो वो आर्ट है, उसको कंटिन्यू रख पाते हैं, है ना। वो भी डॉक्टर इंजीनियर बनने के रेस में नहीं आते हैं, बल्कि या माइग्रेंट लेबर नहीं बनते हैं, बल्कि वो अपने जो आर्ट है, जो उन्होंने सदियों से सीखते आए अपने माता पिता से, उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। तो इस प्रकार के एनजीओज़ को हम लोग प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं। काफ़ी सारे मूवमेंट्स भी होते हैं, है ना, जैसे किसान मूवमेंट हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो है ये एक प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट को क्या निर्णय लेना है उस पर इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आप कोई एक किसानों का बहुत बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं, तो अगर कोई सरकार है, उसको कोई नियम बनाना है किसानों के वेलफेयर के लिए, तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि आप स्टेक होल्डर हैं, आप भी चाहते हैं कि किसानों का इसमें फ़ायदा हो, है ना। तो ये प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, इनके साथ भी गवर्नमेंट जो है वो पावर शेयर करते हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग के, कि अगर हमें कोई नियम बनाना है तो किस प्रकार के नियम हमें बदलने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल और इंटरनेट को लेके गवर्नमेंट नियम बनाना चाहती है, तो वो डायरेक्टली अपने मनमर्जी से अपने प्रोफेशनल्स के द्वारा डिसाइड करके नहीं कर लेते। वो सारे जो भी टेलीकॉम के कंपनी के बड़े कंपनीज़ हैं, उनके डायरेक्टर्स को बुलाते हैं, रेगुलेटर्स को बुलाते हैं, लॉयर्स, बड़े लॉयर्स को बुलाते हैं ना, और उनके साथ कंसल्टेंसी करते हैं कि किस प्रकार का हमें इसमें नियम में बदलाव लेके आना चाहिए, जिससे कि सबको फ़ायदा हो और रूल ऑफ लॉ भी जो है उसका पालन हो। तो इस प्रकार से भी एक पावर शेयरिंग जो है वो गवर्नमेंट्स के द्वारा की जाती है। और लॉन्ग रन में ये जो पावर शेयरिंग है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में या डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में, ये जो है वो लॉन्ग रन में पावर इस प्रकार से शेयर होते जाता है लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो और काफ़ी बार पावर शेयरिंग जो है वो डायरेक्टली किया जाता है या
काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब दो या दो से अधिक जो पार्टीज़ हैं वो अलायंस करके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और वो साथ में पावर शेयर कर रहे होते हैं। ऐसा भी होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, है ना, जब अलायंसेस फॉर्म होते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस पार्टनरशिप है, दो पॉलिटिकल पार्टीज साथ में मिल के पावर शेयर कर रहे हैं और गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, ठीक है। और डेमोक्रेसी में काफ़ी सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था, NGOs हुए, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए, फार्मर्स हुए, ट्रेडर्स हुए, वर्कर्स हुए, तो उनका भी जो है गवर्नमेंट के पावर में एक शेयर होता है और आइदर डायरेक्टली पार्टिसिपेशन, वो अलग अलग गवर्नमेंट के कमिटीज़ में जाके बैठते हैं और गवर्नमेंट की सहायता करते हैं उनके उसको निर्णय लेने में, है ना। तो जैसे टेलीकॉम लॉज का मैंने अभी उदाहरण दिया, तो उस प्रकार से भी जाके ये पावर शेयरिंग की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स इज़ कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं आप लोग, है ना। और एक टास्क मैं आप लोग को देता हूँ, ये है खलीज डिलेमा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का आपका NCERT के द्वारा जो विक्रम और बेताल हमारी जो पुरानी कहानियाँ होती थी उसका एक मॉडर्न वर्जन बनाने का कोशिश किया गया है। आप लोग इसको पढ़िए और जो भी सवाल है, कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग बेताल, ठीक है। तो आप अपना सजेशन दीजिए कि आप विक्रम की सहायता कर सकते हैं बेताल की सवालों का जवाब देने के लिए, ठीक है। तो जो अभी YouTube का चैनल है हमारा स्कूल का, उसमें आप नीचे कमेंट करिए आपका क्या सल्यूशन है इसके प्रति, ठीक है। दिस इज़ योर टास्क फॉर टुडे एंड वेरी सून आई विल प्रोवाइड अ न्यू वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। ओके, बाय।